हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, अभी तक हमने पढ़ा था कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में। परंपरागत स्रोत में वो स्रोत जो लंबे समय से जिनका इस्तेमाल है वो होता आ रहा है, यानी खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं और इनका जो इस्तेमाल है वो लंबे समय से होता आ रहा है। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में, यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिनका हमने अभी अभी इस्तेमाल करना है, वो स्टार्ट किया है। और ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत रिसाइकेबल हैं, इनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। अब देखो, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी आदि परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर हम सदैव निर्भर नहीं रह सकते। कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है, कोयला और परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, ये ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत हैं इनके ऊपर हम सदैव निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि ये एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा से इनको बनने में लाखों करोड़ों साल है वो लग जाते हैं। तो इनका निर्माण होने में काफ़ी टाइम है वो लगता है, इसलिए हम इनके ऊपर डिपेंड है वो नहीं रह सकते। इसलिए हमें इनके अल्टरनेट जो रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट करना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विकास की दौड़ में अगर हमारे पास संसाधन नहीं रहेंगे तो हम पीछे है वो रह जाएंगे। इसलिए अपने आप को विकास की दौड़ में बनाए रखने के लिए हमें संसाधनों का विकास करना है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को डेवलप करना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये संसाधन प्रकृति में अनंत नहीं है। यानी जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं ये स्रोत प्रकृति में अनंत नहीं, अनंत मीन्स काफ़ी एक्सेस क्वांटिटी में नहीं है, इनकी मात्रा लिमिटेड है और ये एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा बनने में इनको लाखों करोड़ टाइम है वो लग जाता है। तो इसलिए ये अनंत नहीं है बल्कि समाप्य हैं और ये समाप्त हो सकते हैं। इसलिए गैर परंपरागत संसाधनों का विकास अनिवार्य है और इसलिए जो गैर परंपरागत संसाधन है उनका विकास करना है वो जरूरी है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव भार आदि। ये ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं और इनके भंडार हैं वो प्रकृति में अनंत हैं। इनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन है वो नहीं होता। ठीक है, अब फर्स्ट है आपका सोलर एनर्जी। ठीक है, सौर ऊर्जा। सूर्य की किरणों को फोटोवोल्टाइक सेलों के विपाशित करके उसे ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यानी जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणों को फोटोवोल्टाइक जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा उसको सोलर एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और उस सोलर एनर्जी को हम इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। ये सोलर एनर्जी है, ये डेली हमें मिलने वाली ऊर्जा होती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल इसमें इसको लाया जा सकता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन दो प्रकारों का अत्यंत प्रभावी माना जाता है, फोटो वोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी। फोटो वोल्टाइक और सौर तापीय। ठीक है, फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय दो महत्वपूर्ण टेक्निक है जिनके द्वारा सौर ऊर्जा को प्रयोग में है वो लाया जा सकता है।
सौर तापीय प्रौद्योगिकी अन्य सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अधिक लाभप्रद है। इस ऊर्जा को पैदा करना आसान है, इसकी लागत कम आती है और यह पर्यावरण के अनुकूल है। सौर ऊर्जा तेल अथवा कोयला आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% व नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावित है। जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर से तो 10% और खनिज तेल से 7% है, वो लाभदायक है। ठीक है, जो सोलर एनर्जी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और यह जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी है और जो खनिज तेल है, न्यूक्लियर पावर एनर्जी से तो 60% ज़्यादा फायदेमंद है और खनिज तेल से 7% है, वो ज़्यादा फायदेमंद है। और इसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल में है वो लाया जा सकता है। और इसकी तरफ अगर आप देखेंगे तो सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अप्लाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें, इसलिए सरकार है इसके सोलर पैनल के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी भी देती है। जैसे किसानों को सब्सिडी के ऊपर प्लेटें हैं वो वितरित की जाती हैं और ट्यूबवेल वगैरह है वो इनसे चला सकते हैं। और भारत में गुजरात में सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा जो प्लांट है वो है गुजरात के भुज में। अभी देखो इस तरीके का एक सोलर प्लांट है वो डेवलप किया गया है कि जैसे बीच में सेंटर में और चारों तरफ ये प्लेटें होंगी और जैसे जैसे सूर्य की गति घूमेगी, जैसे जैसे मान लो सूर्य की डायरेक्शन इधर है, फिर सूर्य इधर हो गया, फिर सूर्य इधर, जैसे पृथ्वी रोटेट करती रहती है, तो ये क्या है कि ये पैनल ऐसे ऐसे यूं घूमते रहेंगे और डायरेक्ट ये और इसको स्टॉक भी रखेंगे और ये सोलर एनर्जी को स्टॉक रखेंगे और इसको ये रात में भी है वो फायदा है हमें पहुंचाते रहेंगे, रात में भी हमें ऊर्जा है वो मिलती रहेगी क्योंकि ये सूर्य के साथ साथ ये प्लेटें हैं वो रोटेट होती रहेंगी और ये सोलर एनर्जी को स्टॉक करती रहेंगी। तो सोलर एनर्जी का जो भविष्य है वो काफी उज्जवल है और आने वाले टाइम में यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है वो बन सकता है। और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये कभी खत्म नहीं होती, इसके भंडार है वो अनंत है। इसको एक बार इस्तेमाल में लाने के बाद दोबारा इस्तेमाल में है वो लाया जा सकता है। भारत में सोलर एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी इसकी तरफ विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान है वो नहीं दिया जा रहा, लेकिन धीरे धीरे जो गवर्नमेंट है इसको डेवलप करने की दिशा में आगे है वो बढ़ रही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी। ठीक है, ये भी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है और अभी इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा नहीं हो पाया है क्योंकि इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान है या नहीं दिया गया है। पवन ऊर्जा का असमाप्य तथा पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त स्रोत है। अब ये विंड एनर्जी है, ये ऊर्जा का असमाप्त यानी कभी न समाप्त होने वाला और ये हम इसको ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पर्यावरण प्रदूषण से ये फ्री स्रोत है, ये पर्यावरण प्रदूषण है वो नहीं करता। बहती पवनों को ऊर्जा में बदलने की अभियांत्रिकी बेहद आसान है। इसमें पवन की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को, पवन की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन के जरिए विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सन्मार्गी पवनों यानी ट्रेड विंड्स, पछुआ पवनों जैसी स्थायी पवने प्रणालियां और मानसून पवनों का प्रयोग पवन ऊर्जा बनाने के लिए किया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है कि पछुआ पवने और मानसून पवने, ठीक है, अब पछुआ पवने और जो मानसून पवने हैं इनका इस्तेमाल विंड एनर्जी बनाने में है वो किया जा सकता है क्योंकि जो पछुआ पवनें होती हैं इनको ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सदा पश्चिमी डायरेक्शन से ही फ्लो करती हैं, इसलिए एक ही डायरेक्शन से फ्लो करने के कारण उसी डायरेक्शन में विंड मिल स्थापित करना है वो आसान हो जाता है और एनर्जी को जनरेट है वो किया जा सकता है। और मानसून पवनें हैं ये भी विंड एनर्जी को जनरेट करने में इनको काफी इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। इनके अलावा स्थानीय व जलीय पवनों तथा स्थानीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। भारत, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और स्पेन के बाद पवन ऊर्जा उत्पन्न करने वाला 5वां राष्ट्र बन चुका है। यानी भारत है वो विश्व का
5वां राष्ट्र बन चुका है पवन ऊर्जा पैदा करने वाला, यानी विश्व में जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके अलावा और 2-3 कंट्री हैं, जिनके बाद 5वें नंबर पर भारत आता है। भारत विश्व में 5वां ऐसा राष्ट्र बन चुका है जो पवन ऊर्जा है वो उत्पन्न करता है। अनुमान है कि भारत में लगभग 45,000 मेगावाट संभाव्य, एक अनुमान के अनुसार भारत में 45,000 मेगावाट, ठीक है, 45,000 मेगावाट संभाव्य पवन ऊर्जा है। इसमें से 14,775 मेगावाट, लगभग 1/3 पवन ऊर्जा प्राप्त करने की प्रौद्योगिकी विकसित हो चुकी है। इसमें से अब हम बात करते हैं सिर्फ 14,775 मेगावाट, यानी 1/3 पवन ऊर्जा स्थापित करने की जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ वही डेवलप हो चुकी है। तो इसके कंपैरिजन में इतनी संभावनाएं हैं, यानी 45,000 के आसपास भारत में संभावनाएं हैं विंड एनर्जी को डेवलप करने की, और हुई है कितनी, सिर्फ 14,000, ठीक है। राउंड फिगर में इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि 15,000, सिर्फ 15,000 पॉसिबिलिटीज पूरी हो चुकी हैं। तो 1/3 ये 2/3 अभी संभावनाएं हैं वो बची हुई है। अगर पूरी की पूरी पवन ऊर्जा की जो संभावना है उनको यूटिलाइज किया जाएगा तो काफी ज्यादा क्वांटिटी में ऊर्जा है वो प्राप्त की जा सकती है। अब तक लगभग 1628 मेगावाट पवन ऊर्जा प्राप्त की जा चुकी है। भारत के पास वर्तमान में एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें 45 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 250 वायु चालित टर्बाइनें और 12 अनुकूल स्थानों पर विशेष रूप से समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थापित की जाएंगी। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां। अब पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, ठीक है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि ये स्टेट क्या है कि हिंद महासागर के किनारे के ऊपर लगते हुए अरब, जैसे ये स्टेट है महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। महाराष्ट्र और गुजरात तो लगते हैं हिंद महासागर के पास, कर्नाटक है वो भी लगता है आपका अरब सागर में है। ये महाराष्ट्र, गुजरात इनके किनारे के ऊपर लगते हैं, क्योंकि वहां पर संभावनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि पवनें हैं वो पश्चिमी डायरेक्शन से ज्यादा फ्लो करती हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम ये माने कि ये 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, ये 23.5 डिग्री की कर्क रेखा, तो कर्क रेखा तो गुजरात, राजस्थान इनमें से होकर गुजरती है, ठीक है, जो कर्क रेखा इनमें से होकर गुजरती है। तो ये पछुआ पवने 0 से 35 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उनके बीच ही ये पवने हैं वो ज्यादा फ्लो करती हैं। तो इन राज्यों के पश्चिमी तटों के ऊपर पवन ऊर्जा उत्पन्न करने की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि जल और स्थल के विभेदी तापमान में अंतर के कारण जो पवने हैं वो चलती हैं, क्योंकि स्थल भाग वो जल्दी गर्म हो जाता है और जलीय भाग वो देर से गर्म होता है। तो जल, स्थल और जल के विभेदी तापमान में अंतर के कारण एयर प्रेशर है उनमें डेवलप होते हैं और पवनों को चलने में गति है वो मिलती है, और पवन ऊर्जा उत्पन्न करने की जो संभावनाएं हैं वो इन राज्यों में, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक राज्यों में ज्यादा है। गुजरात के कच्छ में लांबा में पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। पवन ऊर्जा का एक और संयंत्र तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है। यानी हम कहते हैं कि गुजरात के कच्छ में लांबा पवन ऊर्जा का जो तंत्र है यानी सिस्टम है वो एशिया का सबसे बड़ा तंत्र है, और तमिलनाडु के तट के ऊपर तूतीकोरिन में पवन ऊर्जा भी स्थापित करने की वहां पर भी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। तो भारत में पवन ऊर्जा की जितनी संभावनाएं हैं भारत उसका बहुत कम यूटिलाइज है वो कर पाया है। अब थर्ड आता है आपका टाइडल एंड वेव एनर्जी। टाइडल एंड वेव एनर्जी यह भी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा को दोहन समुद्रों के संकीर्ण द्वारों पर बांध बनाकर किया जाता है।
समुद्र में ज्वार के समय ऊपर उठे जल को एक बांध के पीछे इकट्ठा कर दिया जाता है। भाटा के समय जब जल नीचे उतरता है तो बांध में एकत्रित पानी को नीचे गिराकर टरबाइन चलाए जाते हैं, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। यानी समुद्र में ज्वार और भाटा के आने से ऊर्जा है वो जनरेट की जाती है, उसको टाइडल एनर्जी है या ज्वारीय ऊर्जा है वो कहा जाता है। क्योंकि ज्वार होता है पानी का ऊपर उठना और भाटा होता है नीचे गिरना। क्योंकि समुद्र में नियमित रूप से ज्वार भाटा आते हैं, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र में ज्वार भाटा है वो आते हैं। ज्वार के समय पानी ऊपर उठता है और भाटे के समय नीचे गिरता है, तो टरबाइन के ऊपर उसको बांध बनाकर गिराया जाता है। और जब टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है, टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट है वो की जाती है। महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपरिमित इनफाइनाइट भंडार ग्रह हैं। 17वीं व 8वीं शताब्दी के आरंभ से ही एविरल ज्वारीय तरंगों व महासागरीय धाराओं से अधिक सक्षम ऊर्जा तंत्र बनाने के प्रयास जारी हैं। भारत के पश्चिमी तट पर विशाल ज्वारीय तरंगें पैदा होती हैं। अब भारत की हम बात करते हैं पश्चिमी तट के ऊपर। जब पश्चिमी तट मीन ये यहाँ पर विशाल ज्वारीय तरंगे हैं वो उत्पन्न होती हैं, और विशाल ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होने के कारण वहां पर टाइडल एनर्जी को जनरेट की जाने की अपार संभावनाएं वो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका भूतापीय, यानी जियोथर्मल एनर्जी, यानी पृथ्वी के भूगर्भ से। ठीक है, पृथ्वी के भूगर्भ से जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसको भूतापीय ऊर्जा है वो कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी में जैसे जैसे हम गहराई पर नीचे जाते हैं, गर्मी है या टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है। यानी 32 मीटर की गहराई के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। भूगर्भ में विद्यमान ऊर्जा की अपार राशि को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के गर्भ से जब मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इस ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसके अलावा गर्म झरनों एवं गीजरों से भी ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। अब देखो, पृथ्वी से जब वोल्केनिक इरप्शन होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो काफी गर्म मैग्मा है वो धरातल के ऊपर प्रकट होता है, और उस गर्म मैग्मा को एनर्जी में कन्वर्ट है वो किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गर्म पानी के झरनों से, ठीक है, गर्म पानी के झरनों से भी, गर्म पानी के झरने पृथ्वी से या धरती के अंदर से ऊपर आते रहते हैं। जैसे गर्म पानी का झरना हम बात कर सकते हैं कि सोना में है, ठीक है, वहां पर गर्म पानी है वो पृथ्वी के अंदर से वो बाहर की तरफ आ रहा है, इसको भी एनर्जी में कन्वर्ट है वो किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। भारत में 115 गर्म झरनों की पहचान की गई है जो लगभग 1000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। यानी भारत में, ठीक, 115 गर्म पानी के झरनों की पहचान की गई है जो 1000 मेगावाट के करीब ऊर्जा है वो उत्पन्न कर सकते हैं। और अमेरिका का जो येलोस्टोन पार्क है वहां काफी ज्यादा संख्या में गर्म पानी के झरने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बायो एनर्जी। जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी। ठीक है, जैविक उत्पादों से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहा जाता है। जैविक उत्पादों में कृषि अवशेष, नगरपालिका द्वारा एकत्रित अवशेष, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन की संभावित स्रोत है। इसे बिजली, ताप ऊर्जा तथा खाना पकाने के लिए प्रयुक्त गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। कि कृषि के बचे हुए अपशिष्ट, उद्योगों के बचे हुए अपशिष्ट और नगर पालिका के जो अपशिष्ट होते हैं उन सबको एनर्जी में कन्वर्ट है वो किया जा सकता है। यानी एक तरीके से जो अपशिष्ट, जो बचा खुचा माल है उसको गला सड़ाकर गैस में है वो चेंज किया जा सकता है। उसी को बायोगैस या हम बायो एनर्जी है वो कह सकते हैं। जैव ऊर्जा के अनेक लाभ हैं।
जैसे एक तो यह अपशिष्ट और कूड़ा कचरा परिक्रमित करेगा यानी उनको यूटिलाइज करेगा, दूसरा यह ऊर्जा भी पैदा करेगा। इसके अतिरिक्त बायोगैस संयंत्र में अच्छी खाद भी प्राप्त होती है कि एक तो जो अपशिष्ट जो कूड़ा कचरा है वो बच जाता है, उसको यूटिलाइज करके आपको उसको यूटिलाइज करेगा, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, दूसरा आपको उसके बदले में गैस भी देगा। और क्या है कि यह बायोगैस और इससे आपको एक अच्छी खाद यानी गैस मिलने के बाद जो वेस्ट बचा रहता है उसको आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कह सकते हैं हम, या ये कहें कि एक अच्छी खाद के रूप में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप उसका इस्तेमाल है कर सकते हैं, जिससे जो सोइल फर्टिलिटी है वो काफी इंक्रीज होती है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग से विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक जीवन बेहतर बनेगा। इससे न केवल प्रदूषण घटेगा बल्कि लोग भी आत्मनिर्भर बनेंगे, जलाऊ लकड़ी पर भी बोझ है वो कम होगा। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में इन एनर्जीज का ये सोर्स ऑफ एनर्जी गैर परंपरागत जो स्रोत हैं इनका डेवलप होने से क्या है कि देश के ऊपर जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसका बाहर से इंपोर्ट करने का जो दबाव होता है वो दबाव कम होगा, देश का विकास होगा, और दूसरा जो किसान है उनको भी इनसे फायदा होगा, और जो जलाने के लकड़ी के ऊपर जो अत्यधिक बोझ है वो बोझ भी है इससे कम हो जाएगा। और इन संसाधनों का इस्तेमाल करने से जो पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण, उसको काफी कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। ठीक है, लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और उनके विकास को काफी गति है वो प्रदान होगी। अब आता है कि नेक्स्ट आता है इसमें कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण। खनिज संसाधनों का संरक्षण। अब देखो, खनिज है वो काफी मूल्यवान है, औद्योगिक विकास का आधार है। अगर उनके कंजर्वेशन की तरफ या संरक्षण की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो खनिज है वो समाप्त होते जाएंगे और हमें काफी समस्याओं का सामना है वो करना पड़ सकता है। इसलिए खनिज संसाधनों को बचाने के ऊपर विशेष ध्यान है वो दिया जाना चाहिए और ऐसे संसाधनों को इस्तेमाल करना चाहिए कि जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। यानी ऊर्जा के गैर पारंपरिक जो स्रोत हैं या गैर पारंपरिक जो संसाधन हैं उनको इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए और हमें संसाधनों को इस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें उनका इष्टतम प्रयोग करना चाहिए। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना चाहिए, सतत पोषणीय विकास को, कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। हमें इस प्रकार से विकास है वो करना चाहिए। सतत पोषणीय विकास तभी संभव है जब हम आर्थिक विकास के अपने कार्यक्रमों को लागू करने के साथ साथ पर्यावरण में होने वाला नुकसान की भी भरपाई करें। पर्यावरणीय मुद्दों की अनदेखी करके विकास के रथ को लंबी दूरी तक नहीं चलाया जा सकता। संसाधन धरोहर होते हैं जिन पर हमारे अतिरिक्त भावी पीढ़ियों का भी हक होता है, कि संसाधन है वो धरोहर है। ठीक है, जिनके ऊपर हमारे अधिकार के साथ साथ हमारी जो आने वाली अपकमिंग जो जनरेशन है उनका भी अधिकार होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सतत पोषणीय विकास को अपनाना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए हमें विकास है वो करना चाहिए और पर्यावरण को नुकसान है वो नहीं पहुंचाना चाहिए। खनिजों को भूगर्भ से निकालने, साफ करने व गलाने की तकनीक जितनी अधिक सक्षम होगी, खनिज हमें उतना ही अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे। संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीकों के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, कि संसाधनों के वर्तमान उपयोग के साथ साथ बड़ी मात्रा में पर्यावरणीय समस्याएं और हम उनको सही तरीके से नहीं निकाल पाते तो उससे काफी जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। तो हमें संसाधनों को भूगर्भ से इस प्रकार निकालना चाहिए कि हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए और उनको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज है वो करना चाहिए। धात्विक खनिजों के मामले में स्क्रैप या कबाड़ धातुओं का उपयोग धातुओं का पुनर्चक्रण संभव करेगा। इससे तांबा, सीसा व जस्ते जैसी धातुओं पर बोझ कम होगा जिनके भारत में भंडार अपर्याप्त है। अत्यंत
अत्यल्प यानी स्केर्स धातुओं के स्थान पर यदि हम प्रतिस्थापनों सब्स्टिट्यूट का उपयोग करें तो हम उनकी खपत को घटा सकते हैं। धातुओं को उनके प्राकृतिक क्षरण की प्रक्रिया से सुरक्षा होने पर भी उनका संरक्षण हो सकता है। धातुओं से बनी वस्तु उपकरणों पर पेंट, ग्रीस, तेल का उपयोग करके उनका जीवन बढ़ाया जा सकता है। यानी धातुओं से उत्पन्न जो वस्तुएं हैं उनको हम प्रोटेक्ट करके कि उनके ऊपर जंग ना लगे, जैसे हम उनको पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, तो उनकी लाइफ है उसको लॉन्ग है वो किया जा सकता है। तो ये कुछ उपाय हैं, इन उपायों को अपनाकर हम संसाधनों के संरक्षण में काफी योगदान है वो दे सकते हैं।